अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम शुरू करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है चार्ल्स लॉ। ठीक है, कल हमने जो लेक्चर डिस्कस किया था वो किया था हमने बॉयल्स लॉ। सेकंड लॉ है हमारे पास गैस के हवाले से, और इसमें जो हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा एक वॉल्यूम और एक होगा टेम्परेचर। ठीक है, तो हम पढ़ लेते हैं पहले स्टेटमेंट को। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये कहता है स्टेटमेंट में कि हमारे पास जो एक कंटेनर में अगर कोई गैस है तो अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी साथ साथ बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम कम करेंगे तो टेम्परेचर भी साथ साथ कम हो जाएगा। यानी वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ चार्ल्स लॉ। अच्छा, इसको ज़रा सा समझ लेते हैं। ठीक है, समझते ऐसे हैं कि हमारे पास एक ये कंटेनर है, इसके अंदर गैस मौजूद है। ठीक है, इस गैस को हमने बंद किया हुआ है इस पिस्टन से, और ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव करने के काबिल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम इसमें ऑब्जर्व करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी कि ये जो मॉलिक्यूल गैस के अंदर मौजूद हैं, ये गैस के मॉलिक्यूल आपस में भी टकरा रहे हैं, कंटेनर वॉल से भी टकरा रहे हैं और इस पिस्टन से भी टकरा रहे हैं। इसीलिए पिस्टन उन्होंने ऊपर की तरफ रोका हुआ है। ठीक है, फिर दोबारा बता देता हूँ, ये जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी मॉलिक्यूल जो हैं वो मुसलसल मूवमेंट में रहते हैं, कंटिन्यूस मोशन रहता है इनका, और कंटिन्यूस मोशन के साथ साथ ये आपस में टकराते भी रहते हैं रैंडमली और एक दूसरे से फासले पर जाते भी रहते हैं। जब टकरा के एक दूसरे से फासले पर जाते हैं तो जब ये कंटेनर वॉल से टकराएंगे तो उस पर भी प्रेशर क्रिएट करेंगे, और जब ये पिस्टन पे टकराएंगे तब भी प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो पिस्टन इसी वजह से ऊपर की तरफ है। ठीक है, और इनके अंदर एक अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमको ये पता है कि इसके अंदर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी मौजूद है। काइनेटिक एनर्जी मौजूद होने की वजह से इसका एक मास भी है और वेलोसिटी भी है, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इसकी ½ mv² के बराबर है। अगर इसका कोई जो टेम्परेचर भाई मौजूद है, अगर उस टेम्परेचर को मैं बढ़ाना शुरू करूं तो आपको ये बात पता है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक अदर फ्लेम लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं इस पर फ्लेम लगाता हूँ तो फ्लेम या फिर स्टोव लगाने की वजह से ये एनर्जी जो फ्लेम की है वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी या ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी इनटू मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल को मिलनी शुरू हो जाएगी तो आपको पता है जब एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी मिलने की वजह से मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मज़ीद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब मज़ीद बढ़ जाएगी तो कोलिजन भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब कोलिजन भी बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल का जो टकराना है इसकी कंटेनर की वॉल से वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा, जिसकी वजह से इसका पिस्टन मूव करके क्या होगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इसका टेम्परेचर कम करूं, चलें फ्लेम हटा के इसको मान लेते हैं कि हम इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। ठीक है, जब इसको हम फ्रीज़र में रखते हैं तो अब इन मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो फ्रीज़र को ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, और फ्रीज़र को ट्रांसफ़र होने की वजह से इनके दरमियान जो इसकी एनर्जी है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और एनर्जी कम होने की वजह से मॉलिक्यूल का टकराव कम हो जाएगा। टकराव कम होने की वजह से मॉलिक्यूल के दरमियान फासला कम हो जाएगा, और फासला कम होने की वजह से क्या होगा, ये कंप्रेस होना शुरू होंगे तो पिस्टन नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा। यानी टेम्परेचर हमने कम किया तो वॉल्यूम कम होना शुरू हो गया, जब हमने फ्लेम लगाया तो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, जैसे ही हम टेम्परेचर कम करते हैं तो वॉल्यूम भी कम होता है। तो हमने इसका स्टेटमेंट भी देख लिया, इसकी हमने एक एक्सपेरिमेंट भी देख लिया, और काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की मदद से इसकी हमने बारे में पढ़ भी लिया। अच्छा, अब दो जो टर्म इस्तेमाल होंगी इसके अंदर वो है वॉल्यूम, V से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर को T से रिप्रेजेंट करेंगे,
और जो कांस्टेंट यूज होगा वो के कहलाएगा हमारे पास। अब मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं इसकी। मैथमेटिकल फॉर्म में हमने पहले ही बता दिया आपको कि वॉल्यूम हमारे साथ जैसे बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जो वॉल्यूम कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी साथ साथ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसका मतलब है V जो है वो टेम्परेचर के यानी वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद रखिएगा, दो चीज़ें साथ बढ़ रही हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या कम हो रही है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और अगर एक चीज़ बढ़ रही है एक चीज़ कम हो रही है तो वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहलाता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर के साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर कम होने की वजह से वॉल्यूम भी कम हो रहा है। इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। अच्छा, अब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, तो इस प्रोपोर्शन का निशान को हटा के अगर हम इज इक्वल टू लगाते हैं तो साथ में हम एक कांस्टेंट भी बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये t यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे आगे क्या करेगा, डिवाइड, तो k हमारे पास बराबर हो गया v अपॉन t के। ठीक, अच्छा, अब अगर किसी कंटेनर, मिसाल के तौर पर इसी कंटेनर की बात कर लेते हैं कि अगर इसका पहला वॉल्यूम इतना था एक टेम्परेचर पे, यानी कि ये हम मान लेते हैं वॉल्यूम V1 है। ठीक है, अभी इसका टेम्परेचर क्या है, वो T1 है। अब इसका वॉल्यूम यहाँ पे क्या हो गया, V2 हो गया, और इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पर T2 हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन जो कहलाएगी वो इनिशियल कंडीशन, और ये वाली कंडीशन इसकी क्या कहलाएगी, फाइनल कंडीशन। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि एक मरतबा के बराबर होगा V1 अपॉन T1 के, और एक मरतबा फाइनल स्टेट में बराबर होगा V2 अपॉन T2 के। तो इनिशियल स्टेट की बात भी कर ली हमने और फाइनल स्टेट की बात भी कर ली, क्योंकि कांस्टेंट हमारे पास एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, तो हमारे पास फॉर्म जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये फार्मूला यूज करते हैं हम बॉयल्स लॉ के न्यूमेरिकल के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बॉयल्स यानी चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल के लिए। अच्छा, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगी। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है कि अब क्योंकि दो ही चीज़ें हैं इसके अंदर, एक है टेम्परेचर और एक है हमारे पास वॉल्यूम। अब वॉल्यूम हम वाई एक्सिस पे देख लेते हैं और टेम्परेचर को हम एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं। अब हम ये कहते हैं कि इस तरह वॉल्यूम बढ़ेगा और इस तरफ जो है वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, और इस तरफ टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, इसी तरह वैल्यू लिखिए, ये बढ़ रहा है 50, 100, 150 और 200, 250 एंड देन आगे 300 तक, और इसी तरह यहाँ कम हो रहा है -50, -100, -150, -200, -250 एंड -300। वॉल्यूम की वैल्यूज भी रख लें आप जिस तरह रखना चाहें, खैर आपको एग्जाम में शो नहीं करनी होती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह हम रख लेते हैं। अब अगर इस कंटेनर को लेके बात करते हैं, अब मान लेते हैं हमारे पास इसका जो टेम्परेचर है फिलहाल 200 है जो हमने रखा हुआ है इस कंटेनर का। तो मान लेते हैं यहाँ पर जो टेम्परेचर इस वक्त है वो है 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, ये परफेक्ट वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हम टेम्परेचर कम करेंगे, हमने अभी पढ़ा चार्ल्स लॉ के मुताबिक वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही हम टेम्परेचर 150 पे लेकर आएंगे, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर 150 पे लेकर आएंगे, 150 के बाद हम 200 पे लेकर आएंगे, 100 पे लेकर आएंगे, वॉल्यूम मज़ीद कम होगा। 150 पे लेकर आएंगे, वॉल्यूम मज़ीद कम हो जाएगा। इसी तरह जैसे ही हम टेम्परेचर गिराते चले जाएंगे, वॉल्यूम भी कम होता चला जाएगा। तो जितना उस वक्त कर सकते थे वॉल्यूम टेम्परेचर कम, वहाँ तक कर लिया गया। जब उसका टेम्परेचर -50 तक या 100 तक करने के बाद इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि मज़ीद टेम्परेचर कम किया जाए, तो उसने एक ग्राफ को, अपने ग्राफ को बढ़ाते हुए यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। जहाँ पर ड्रॉप किया वो था -273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, वो कहता है कि अगर हम इसी तरह टेम्परेचर को गिराते चले जाएं या कम करते चले जाएं, तो एक वक्त में ये जो हमारे पास गैस है इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास वैनिश हो जाएगी और हमारे पास जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर। -273 सेंटीग्रेड को हम कहते हैं एब्सोल्यूट ज़ीरो। क्या कहते हैं हम इसको, एब्सोल्यूट ज़ीरो। और केल्विन स्केल हमारे पास यहीं से शुरू होता है कि इसको हम मानते हैं 0 केल्विन।
इसीलिए जब भी हमें किसी चीज़ को केल्विन में कन्वर्ट करना होता है सेंटीग्रेड से, तो 273 उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास ये केल्विन स्केल यहाँ से शुरू किया जाता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड से। ठीक है, तो ग्राफ आपको समझ में आ गया। हमने डिस्कस इसमें क्या क्या किया, हमने इसका स्टेटमेंट डिस्कस किया, इसके हमने एक्सपेरिमेंट को डिस्कस किया, हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से इसको समझा, हमने मैथमेटिकल फॉर्म इसकी समझी, और मैथमेटिकल फॉर्म के बाद हमने यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को लेके बात की। ठीक है, यहाँ तक आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि हमारे पास क्या क्या यहाँ पर हमने एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो क्या क्या हमें वहाँ पर लिखना होता है एज अ नोट अगर आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है, वो हमने करनी है इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम करते हैं। थैंक यू।